हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब भी देखिए, आपको वादा किए थे कि हम एनसीईआरटी का क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का एसएसटी का यानी सिविक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री का हम आपको वन लाइनर एकदम मेन जो पॉइंट है उसको हम करवाएंगे। एससीईआरटी और एनसीईआरटी। आज हम एनसीईआरटी देखिए, एनसीईआरटी और एसटीआई में समझिए 80% वही चीज़ है। एनसीईआरटी आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में दिया हुआ है, यानी भारत के सभी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में, और एससीईआरटी जो है बिहार के परिप्रेक्ष्य में दिया गया। बात वही चैप्टर सब में पढ़ना है, वही चीज़ उसमें भी पढ़ना है। तो मेन उसमें जो छूट जाएगा, इसमें जो चीज़ होगा तो उसमें कुछ नया होगा, उसको हम अलग से वन लाइनर करके कर देंगे। देखिए, अभी हम क्लास 6 का जो सिविक्स है आपका, राजनीतिक नागरिक शास्त्र है, उसका हम सभी चैप्टर का, यानी इसमें आपका 4 यूनिट में आपका 9 चैप्टर दिया गया है। समझ गए, 9 चैप्टर दिया गया है। 9 चैप्टर को हम इस वीडियो में एकदम मेन पॉइंट को देखेंगे, और एग्जाम में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको भी हम इस चीज़ में शामिल किए हैं। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा, इसमें बहुत चीज़ समझाएंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने में मदद करेगा, समझे। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा से समझ आएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपका 9 वो चैप्टर है, 4 यूनिट में बांटा गया। चैप्टर को देख लेते हैं। पहला चैप्टर हो गया विविधता की समझ, दूसरा हो गया विविधता एवं भेदभाव। अब विविधता मतलब क्या होता है कि देखिए, हम लोग अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग हम लोग भाषा बोलते हैं, समझे, ये सब विविधता होता है। आगे इसमें चर्चा करेंगे। फिर सरकार आपका दूसरा यूनिट हो गया, जिसमें सरकार क्या है, लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व दूसरा यूनिट में हो गया। तीसरा यूनिट है स्थानीय सरकार और प्रशासन, पंचायती राज के बारे में पढ़ेंगे, गांव का प्रशासन पढ़ेंगे, नगर प्रशासन पढ़ेंगे। फिर है इकाई आजीविका, चौथा है यानी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका यानी कमाने क्या क्या स्रोत है, लोग कैसे कमाते हैं, रोजगार के क्या साधन है, और शहरी क्षेत्र में आजीविका यानी शहर में क्या क्या है। तो चलिए, हम लोग पहला जो चैप्टर है आपका विविधता की समझ, इसको हम लोग समझते हैं। क्लास 6 का पहला चैप्टर है आपका विविधता की समझ। तो देखिए, एनसीईआरटी का है आपका। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि विविधता होता क्या है, समझे। तो देखिए, विविधता का सिंपल मतलब समझिएगा कि देखिए, विविधता को हम दो तरह से देखते हैं। आप एक पढ़े होंगे जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, समझे, और एक हम लोग ऐसे विविधता बोलते हैं जैसे हम लोग सामाजिक रूप से अलग है, खान पान के रूप से अलग है, धर्म से अलग है विविधता। तो देखिए, जैविक विविधता का मतलब क्या होता है कि एक पारितंत्र में विविधता, एक पारितंत्र में भिन्न भिन्न जीवों को पाया जाना क्या कहलाता है, आपका विविधता कहलाता है। समझ गए, उसको जैविक विविधता बोलते हैं। यानी जीव में है तो एक ही पारितंत्र में, समझो, जंगली पारितंत्र हो सकता है, स्थलीय पारितंत्र हो सकता है, तो एक पारितंत्र में भिन्न भिन्न जीवों का पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। लेकिन यहाँ तो हमको ये विविधता देखना नहीं, हमको सिर्फ विविधता देखना है सामाजिक रूप से या खान पान की दृष्टि से। देखिए, विविधता का सिंपल मतलब आप समझिएगा कि खान पान की दृष्टि से, पहनावे की दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से, भाषा के रूप में यदि ये विभिन्नता हम देखते हैं तो विभिन्नता, ये हमारा विविधता कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। जैसे खान पान की दृष्टि, जैसे उत्तर बिहार मध्य भारत में आप आइएगा, समझे, यानी आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो यहाँ लिट्टी चोखा बहुत ज़्यादा फेमस है। पंजाब में जाइएगा तो वहाँ का अलग चीज़ फेमस है आपका, समझे। आप तमिलनाडु जाइएगा तो वहाँ पर इडली डोसा वगैरह मिलेगा। अब पश्चिम बंगाल में जाइएगा तो वहाँ पर आपको फेमस मिलेगा मछली चावल। बात समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब यह है, खान पान में विविधता, एक ही देश है, देख रहे खान पान में क्या है, विविधता है, समझे। पहनावे में धोती कुर्ता, बिहार में क्या लोग पहनते हैं कि शर्ट पैंट ज़्यादा लोग पहनते हैं। आप साउथ में जाइएगा तो लुंगी, समझे, धोती वगैरह पहनते हैं। तो धर्म है, हम लोग विभिन्न धर्म, भारत क्या है कि यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यानी कोई धर्म सरकार का नहीं है, सरकार सभी धर्मों को मान्यता देता है। तो धर्म से भी अलग है, भाषा 1600 से ज़्यादा भाषा बोली जाती है। तो ये सब विभिन्नता जब पाया जाएगा तो इसी को विविधता कहते हैं। समझ गए, विविधता का मतलब कि खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा आदि से जो विभिन्नता होती है वो विविधता के अंतर्गत आता है, समझ गए। लेकिन देखिए, गरीबी और अमीरी विविधता का ये पहलू नहीं है। अब कैसे नहीं है, देखिए, अमीरी गरीबी होना तो हमको अवसर न मिलने से है। जैसे आप गरीब है तो आपको बहुत चीज़ का अवसर नहीं मिलेगा। जैसे आपको 4 व्हीलर का अपना पर्सनल नहीं हो सकता है, ये क्या है, या फिर मेहनत करके आप उस जगह पहुंच सकते हैं। तो पूछेगा अमीरी और गरीबी विविधता का रूप है, तो बोलिएगा नहीं है। ये विविधता, अमीरी गरीबी से आप किसी को मतलब आप डाइवर्सिटी नहीं कर सकते, उसको बांट नहीं सकते। बात समझे कि नहीं समझे। ये आपको हर धर्म में, हर अथी में आपको मिल जाएगा अमीर गरीब, समझे कि नहीं। ये क्या होता है कि लोगों के बीच असमानता यानी गैर बराबरी के है कि उसके पास 4 व्हीलर है तो गरीब के पास नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे, ये चीज़ से होता है। उसके पास
फ्रिज है तो गरीब के पास फ्रिज नहीं है। इस चीज़ से आप मतलब गैर बराबरी से लगा सकते हैं कि उसके बराबर नहीं है या असमान है। समझ गए? तो लिखा हुआ है गरीबी और अमीरी। देखिए याद रखिएगा, पूछ देगा कि गरीबी और अमीरी विविधता के पहलू है, तो बोलिएगा नहीं, यानी कहेगा इनमें से कौन विविधता के पहलू नहीं है। ऑप्शन में देगा खान पान, पहनावा, धर्म, गरीबी। तो क्या हो जाएगा? गरीबी आपका विविधता का पहलू नहीं होगा। समझे? इसको याद रखिएगा। तो गरीबी और अमीरी विविधता यानी डाइवर्सिटी का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता है। समझ गए? यानी आप गरीब है तो आपको कम सुविधा मिलेगा, कम लाभ मिलेगा, आपको उतना आप ऐश मौज नहीं कर पाइएगा। समझे कि नहीं समझे? मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है, उसके बराबर में आप नहीं। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है, न ही ज़मीन या पैसे नहीं है। आप गरीब हैं तो आपके पास पैसे की कमी होगा, ज़मीन नहीं होगा, आपको बहुत चीज़ का अवसर नहीं मिलेगा, जैसे 4 व्हीलर से घूमने का मौका नहीं मिलेगा, एरोप्लेन से घूमने का मौका नहीं मिलेगा। तो गैर बराबरी या असमानता का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर है और न ही ज़मीन या पैसे है। आगे लिखा है, इसको बहुत ज़्यादा नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि खान पान, पहनावा खान पान यानी भोजन से, पहनावा यानी कपड़ा से, धर्म हो गया, भाषा हो गया आदि, ये विविधता के पहलू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छा से। आगे है जाति व्यवस्था असमानता यानी गैर बराबरी का उदाहरण है। देखिए जाति व्यवस्था को भी हम लोग विविधता को में नहीं रखते हैं। समझ गए? जाति व्यवस्था को भी हम लोग विविधता में नहीं रखते हैं, ये भी क्या है? आपका गैर बराबरी का उदाहरण है। समझे? तो याद रखिएगा, जाति व्यवस्था भी इसमें नहीं आता है, तो विविधता में नहीं आता है। देखिए आपको हम ये भी जानते हैं कि भारत विविधताओं वाला देश है, जहाँ विभिन्न धर्म, भाषा, खान पान आदि के लोग रहते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे है लद्दाख। देखिए अब सुनिए, लद्दाख का नाम सुने होंगे, एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ ठंडा रेगिस्तान है। पूछेगा कि भारत में किस जगह पर ठंडा रेगिस्तान है। देखिए रेगिस्तान का मतलब होता है कि जहाँ की भूमि बंजर हो, वहाँ पर खेत मतलब पेड़ पौधे नहीं हो, एकदम समझिए कि खाली प्लॉट टाइप का हो। तो आपको पता है लद्दाख में क्या था, बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा गिरता है, इसीलिए वहाँ ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। तो पूछेगा कि ठंडा रेगिस्तान कहाँ है, तो लद्दाख में बोलिएगा। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया। पहले जम्मू कश्मीर राज्य का भाग था, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। समझिए 2019 में। तो वही लिखा है कि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ बिल्कुल कम खेती होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती है और पूरा क्षेत्र बर्फ से अधिकांश समय तक ढका रहता है, इसलिए इसको ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। समझ गए? याद रखिएगा लद्दाख क्या है, अभी भारत में वर्तमान समय में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य है। इसको याद रखिए, पूछा जा सकता है। अब देखिए लद्दाख के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं, जिससे हम लोग पश्मीना बकरी, देखिए भेड़ नहीं बोलिएगा, पश्मीना एक बकरी का प्रजाति है। तो लद्दाख के लोग एक खास किस्म के बकरी पालते हैं, जिसे पश्मीना बकरी कहते हैं, जिससे पश्मीना ऊन प्राप्त होता है। समझ गए? अब देखिए एक और चीज़ याद रखिएगा कि सबसे जो लद्दाख का, अब जैसे कंपेयर कीजिए लद्दाख में रहने वाले लोग और केरल में रहने वाले लोग, समझे? ये दोनों लोग क्या होंगे, पहनावे में अलग होंगे, भाषा में अलग होंगे। समझे? उनका रहन मतलब खान पान भी अलग होगा, धर्म भी लोग का अलग हो सकता है। तो लद्दाख के लोग एक खास, ये तो हो गया लद्दाख के रास्ते ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा था, यानी लद्दाख के रास्ते मतलब लद्दाख से ही जो बौद्ध धर्म था, समझे, जो गौतम बुद्ध का, तिब्बत मतलब कहीं से पहुंचा, तो लद्दाख के रास्ते ही तिब्बत, जिसे हम लोग मध्य एशिया भी कहते हैं। तिब्बत को पहले मध्य एशिया कहा जाता था। समझ गए? देखिए लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। पूछेगा कि छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, तो बोलिएगा लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं, क्योंकि उसी से सटा हुआ है, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं और तिब्बत को मध्य एशिया भी कहा जाता था। अब देखिए इसको याद रखिएगा कि तिब्बत का एक ग्रंथ है, बहुत VVI है, इसको दिमाग में रखिएगा कि तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसे केसर सागा है। समझे? तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, केसर सागा। समझ गए? तिब्बत का एक ग्रंथ है जिसका नाम है केसर सागा, लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके जो स्थानीय रूप को मुसलमान एवं बौद्ध दोनों ही लोग गाते हैं और उस पर नाटक करते हैं। यानी कहेगा कि लद्दाख में वो कौन सा ग्रंथ प्रचलित है जिसमें मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग उस पर क्या करते हैं, गाते नाटक करते हैं, तो सागा केसर सागा है। समझ गए? जो तिब्बत का ग्रंथ है। समझ गए? इसको याद रखिएगा। आगे है कि केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है। यह एक ओर से समुद्र से घिरा है तो दूसरी ओर पहाड़ियों से घिरा है। देखिए केरल जो है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर, दक्षिण पश्चिम के जो आपका अरब सागर के
के अथी में है, समझ गए। तो केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ राज्य है और अरब सागर में ही, इसको याद रखिएगा। यह एक ओर से समुद्र से घिरा है तो दूसरी ओर आपका पहाड़ियों से है। केरल की इन पहाड़ियों पर विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही आकर्षक रहा है। देखिए मसाले के लिए भी प्रसिद्ध बोला जाता है केरल को, समझ गए। तो उगाए जाते हैं इन मसालों के कारण यह क्षेत्र क्या होता है, व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक है। आपको पता है कि बहुत सारे व्यापारी क्या हुए थे कि केरल में ही अथी हुए थे। सबसे पहले अरबी एवं अवधी व्यापारी केरल आए थे, पूछेगा सबसे पहले कौन से व्यापारी केरल आए थे, तो अरबी और यहूदी, समझ गए। ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत जो संत थॉमस थे लगभग 2000 पहले यहाँ आए थे। पूछेगा कि जो ईसा मसीह के जो आपके धर्मदूत थे संत थॉमस, जो पूरे जो ईसाई धर्म को ईसा मसीह जो थे, समझे। तो उनके जो संत थॉमस थे वो पूरे भारत में क्या किए थे, इस धर्म का प्रचार किए थे, समझ गए। तो 2000 पहले यहाँ आए थे। भारत में ईसाई धर्म को लाने का, नहीं ईसाई धर्म को फैलाने का जो काम किया था वो कौन किया था, तो संत थॉमस ने किया था। तो भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय संत थॉमस को जाता है। पूछेगा भारत में ईसाई धर्म को लाने का श्रेय किसे जाता है, तो संत थॉमस को जाता है। और देखिए वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पानी के जहाज से यहाँ पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का समुद्री रास्ता जाना, यानी वो पुर्तगाल गए थे, समझ गए। और याद रखिएगा एक काली कट उतरे हुए थे, समझ गए। तो ये चीज़ याद रखिएगा, वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में पानी के जहाज से जहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँचे मतलब केरल में पहुँचे कालीकट में, समझ गए। पुर्तगालियों ने यूरोप में भारत का समुद्री रास्ता जाना कैसे। केरल में यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। देखिए यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, यहूदी भी है, इस्लाम भी है, ईसाई भी है, हिंदू भी है और बौद्ध धर्म यानी मानने वाले सभी लोग रहते हैं, समझ गए। यहूदी भी वहाँ पर है, आपका ईसाई भी है, इस्लाम भी है, सभी लोग रहते हैं। चीन के व्यापारी केरल आए तो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए वे चीनी जाल से हूबहू मिलते हैं और इन्हें चीना वाला कहते हैं। यानी देखिए पूछेगा कि चीन के व्यापारी केरल आए तो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए जो जाल इस्तेमाल किए, समझे, उसको क्या कहते हैं चीनी भाषा में, तो चीना वाला कहते हैं, समझ गए। इसको याद रखिएगा। आगे है कि तलने के लिए लोग जो बर्तन इस्तेमाल करते थे उसे चीना पट्टी कहते थे। केरल में तलने के लिए जो लोग बर्तन इस्तेमाल कर, तलने मतलब कढ़ाई बोल सकते हैं, समझे, उसे चीना पट्टी कहते हैं। आगे है केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार ओणम का एक विशेष आकर्षण। पूछेगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, जैसे पोंगल आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, वैसे ही केरल में मनाया जाने वाला जो त्यौहार है वो ओणम है, समझ गए। बहुत याद रखिएगा, इसको पूछा जा सकता है। अगला है दिन खून के है हमारे प्यारे न भूल जाना, खुशियों में अपनी हम पर आंसू बहा कर जाना। ये गीत अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के गाया जाता है, यानी जो मतलब अपनी विविधता को बनाकर रखना, समझे, इसलिए। आगे है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहरी से थोपी हुई चीज़ नहीं है, अर्थात हम अनेकता में एकता का विचार हमने ही दिया है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि हम जो हमारी एकता है वो बाहरी रूप से नहीं थोपा गया है, समझ गए। यानी भारतीय एकता कोई बाहरी रूप से थोपी नहीं गई है, हम अनेकता में एकता का विचार हमने ही दिया है और ये हम लोग अपने से उत्पन्न किए हैं चीज़, समझिए। तो पूछेगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता को एक अभिव्यक्ति देता है, समझिए। जैसे जन गण मन सिंधु गुजराती सब बोलते हैं, तो क्या है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हमारा राष्ट्रगान भी भारतीय एकता का ही एक अभिव्यक्ति है। तो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। इसमें देख लीजिए इसका ऑब्जेक्टिव भी हम क्वेश्चन में ले आएंगे, वो मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर आपका 9 चैप्टर है सबका करवाएंगे। तो थ्योरी आप पढ़ लिए होंगे, इसको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, इतने से आपका हो जाएगा काम, समझ गए। अब देखिए चैप्टर 2 जो है आपका, ये आपका जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। देखिए विविधता और भेदभाव कैसे किया जाता है, समझ गए। तो देखिए अब देखिए हर धर्म को मानने वाले लोग अलग अलग हैं, समझ गए। देखिएगा आज भारत का स्थिति ये हो गया कि एक धर्म से दूसरे धर्म के लोग नफरत करते हैं, समझे। तो ये क्या है, विविधता एवं भेदभाव। बिहारी से जो लोग हैं पहनावा से, भाषा से उसका क्या होता है, भेदभाव किया जाता है, समझे। तो वही लिखा है विविधता एवं भेदभाव। लिखा है कि पहले अनुयायी का मतलब फ्लोर बोलते हैं कि मानने वाला होता है, जैसे कोई धर्म को मानने वाले तो अनुयायी बोलते हैं, तो अनुयायी का मतलब मानने वाला होता है। देखिए संसार में 8 मुख्य धर्म है, भारत में इन 8 धर्मों के अनुयायी रहते हैं।
अब देखिए जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यहूदी और फारसी, ये 8 धर्म है जिसके भारत में अनुयायी मिल जाएंगे। ठीक है, भारत में लगभग 1600 से यानी 1600 लगभग में 1652 भाषा बोला जाता है। भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती, 1652 इसे एनसीईआरटी में दिया था। तो भारत में लगभग 1600 से अधिक भाषाएं बोली जाती है, समझ गए। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा के आधार पर व्यवहार करते हैं। रूढ़िबद्ध धारणा क्या होता है, जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब मान लीजिए कोई बिहार का कोई बिहारी मान लीजिए किसी का मतलब चोरी कोई भी चीज़ घटना कर लिया, समझ गए। अब एक के चलते अब सब बिहारी को दूसरा प्रदेश में मारा पीटा जाता है, तो क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब जिसका कोई तथ्य नहीं होता है। जैसे लड़की लोग कमजोर होती है, इसका कोई तथ्य है। लड़की लोग बायोलॉजी अच्छा पढ़ती है, लड़की लोग डांस अच्छा करती है, ऐसा कोई तथ्य नहीं है। लड़की लोग खाना अच्छा बनाती है, ये सब क्या है, इसका कोई फैक्ट नहीं है। ये सब रूढ़िबद्ध या पूर्वाग्रह है, समझ गए। तो भेदभाव कब होता है, जैसे अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, आपके घर में देखिए ग्रामीण क्षेत्र, शहर में तो चलिए ठीक है, भेदभाव कैसे गांव में होता है। तो देखिए जब बच्चा का जन्म होता है उसी टाइम से भेदभाव होने लगता है, या बच्चा गर्भ में ही रहता है तब भी भेदभाव होने लगता है। पूछिए कैसे, जैसे मान लीजिए अब देखिए एबॉर्शन सब करवाता है, गर्भपात करवाता है, तो क्या लड़का लड़की देखेंगे ना करवाता है कि लड़की है तो गर्भ मतलब बहुत को लड़का चाहिए तो लड़की है तो एबॉर्शन करवा देता है। तो ये क्या है, आपका भेदभाव है, समझे। तो ये पूर्वाग्रह धारणा है कि बेटा रहेगा तो हमारा वंश को आगे बढ़ाएगा, ये करेगा वो करेगा, बात समझे कि नहीं समझे। तो जहाँ भी भेदभाव का बात आएगा उसमें से पहला बात क्या आएगा, पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा, समझ गए। उसके बाद जब जन्म लेता है लड़का लड़की, तो लड़का को अच्छा स्कूल में पढ़ाया जाता है, लड़की को ये तब शादी हो जाएगा तो दूसरा घर चल जाएगी, समझे। तो वही लिखा है कि भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध यानी स्टीरियोटाइपी से क्या होते हैं, शिकार होते हैं, आधार पर व्यवहार करते हैं। अब देखिए दलित का मतलब दबाया गया या जिन्हें कुचला गया होता है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति वर्ग में रखती है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि दलित का मतलब एनसीईआरटी में दिया गया है, दबाया गया है, जिन्हें कुचला गया होता है। सरकार इन लोगों को अनुसूचित जाति में, जैसे आप जानते हैं हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सभी को एक समान माना गया, समता। देखिए जहाँ भी समानता का बात होगा, सबको एक समान समता का बात होगा, समझे, तो वहाँ पर ही बहुत लोगों को अभी भी सताया जाता है। बहुत लोगों को जो कमज़ोर वर्ग के हैं उनको अभी भी सताया जाता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ अब ठीक हो रहा है। पहले तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, भारत आज़ाद होने के बाद भी बहुत सालों तक एक दिक्कत था कि गरीब लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग थे, उन लोगों को सताया जाता था, समझ गए। तो दलित का मतलब दबाया गया या जिन्हें कुचला गया होता है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति में वर्ग में रखती है। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव में अपने अनुभव लिखे हैं, समझ गए। जाति व्यवस्था कैसे उनके साथ भेदभाव होता है, समझे, कि स्टेशन पर जाते हैं तो स्टेशन मास्टर को पता चलता है कि ये महार जाति का है, तो इसको साथ बहुत गलत व्यवहार होता है, समझ गए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म पूछेगा तो बताइए 1891 ईस्वी में, उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। ये महार जाति के जन्म लिए थे जो महाराष्ट्र में अछूत मानी जाती थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। बी आर अम्बेडकर बाद में बौद्ध धर्म को भी अपनाया था। अब देखिए जब संविधान बना तो यह प्रावधान किया गया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, सब धर्मों को यह मान्यता देता है, समझ गए। अब देखिए ये हो गया, तो याद रखिएगा कि भेदभाव तब उत्पन्न होगा जब रूढ़िबद्ध धारणा से हम ग्रसित होंगे, समझ गए। अब देखिए तीसरा जो आपका चैप्टर है वो है आपका सरकार, समझ गए। अब देखिए सरकार होता क्या, देखिए सरकार का सिंपल मतलब आपके घर परिवार में भी हो सकता है, समझे। जैसे अभी हम लोग सरकार को 3 स्तर पर पढ़ते हैं, समझे। एक आपका हो गया केंद्र स्तर पर, जो केंद्र सरकार है, देश स्तर पर जिससे बोलते हैं भारत सरकार, राज्य स्तर पर हो गया, फिर स्थानीय स्तर पर हो गया, समझ गए, जिसमें नगर पालिका ये सब आपका आता है, ग्राम पंचायत ये सब आता है। तो देखिए सरकार का सिंपल मतलब होता है कि आपके परिवार में आपके पापा जो होंगे जो सभी निर्णय लेते हैं कि किस मतलब कैसे कौन काम होगा, किसका शादी कैसे होगा, कैसे पढ़ाई लिखाई किसका होगा, यानी सब जो निर्णय लेने का जो पावर होता है ना, जिसके पावर होता है उसी को हम सरकार कहते हैं सिंपल भाषा में। यानी कोई भी जैसे देश, अभी मान लीजिए कि अभी भारत में आपका भाजपा का सरकार यानी मोदी सरकार हम बोलते हैं, तो मोदी सरकार मतलब क्या, जो निर्णय लेंगे वो मोदी सरकार न लेंगे,
समझे, जिसका सरकार आता है वही लोग क्या ना। बिहार में क्या है कि जो निर्णय लेंगे वो कौन, महागठबंधन के जो अभी मुख्यमंत्री आपके नीतीश कुमार है वही ना निर्णय लेंगे। यानी कहने का मतलब सरकार का सिंपल मतलब क्या समझिएगा कि जो निर्णय लेते हैं कैसे क्या होना चाहिए, शासन जो चलाते हैं उसी को सरकार कहा जाता है। समझ गए। तो लिखा है सरकार का समान अर्थ होता है देश का शासन करने वाली संस्था या सत्ता है। अब देखिए इसको 3 स्तर से हम लोग पढ़ेंगे, केंद्र स्तर पर, समझे, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। समझिए। अब देखिए हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने और काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। समझो कोई भी देश हो उसका किससे किससे बात करना है, कैसे किससे क्या रिलेशन स्थापित करना है, वो उस देश की सरकार करती है। तो हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की ज़रूरत होती है। देखिए सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। यानी जितना भी आपका काम है कि कैसे किससे बात करना है, कैसे किससे लड़ाई, ये सब जो भी चीज़ है सब अपना सीमा को निर्धारण करना है, सब सरकार का काम होता है। देखिए सरकार के प्राय 3 अंग होते हैं। एक को बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए आप समझिएगा, देखिए कार्यपालिका क्या, सॉरी विधायिका क्या होता है, कार्यपालिका क्या होता है, न्यायपालिका, इसको सिंपल में समझा देते हैं। तो देखिए पूछेगा तो सरकार के कौन अंग नहीं हो सकते हैं, तो ऑप्शन दे देगा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राज्यपाल। मान लीजिए आपका दे देगा, आपका दे देगा कुछ भी, मुखिया हो गया, कुछ हो दे देगा, समझे, मतलब अलग कोई ऑप्शन दे देगा, समझे। तो सरकार के प्राय 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, यानी तीनों आपका क्या है, सरकार के अंग है। जैसे आप देखिए विधायिका को हम लोग सामान्य भाषा में संसद कहते हैं, विधायिका को सामान्य भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। जिस संसद में अब केंद्र स्तर पाइएगा तो संसद में मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं आपके, राज्यसभा, लोकसभा और फिर आपके कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति साइन जब करते हैं उस अथी पर तो क्या हो जाता है, बिल बन जाता है। तो याद रखिएगा सरकार के क्या होते हैं, प्राय 3 अंग होते हैं। विधायिका, तो विधायिका को संसद कहते हैं। तो देखिए जो नियम बनाने का काम होता है, समझ गए, पूछेगा कि नियम बनाने का काम कौन करता है, तो नियम कानून बनाने का या नियम बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, तो विधायिका करता है। समझ गए। विधायिका का क्या काम होता है, जो नियम बनाता है, कानून बनाता है, समझ गए। विधायिका। कार्यपालिका उस नियम को लागू करवाता है, जो नियम बन गया उस नियम को कौन लागू करवाता है, कार्यपालिका कराता है। अब जो नियम बना हो उस नियम को अच्छा से पालन नहीं होगा ना, समझे, किसी व्यक्ति को आरक्षण मान लीजिए 50% बिहार में महिलाओं को दिया गया, उसको 50% आरक्षण नहीं मिले, समझे, उस व्यक्ति को तो कहाँ जाएगा, न्यायपालिका यानी न्यायालय में जाएगा, समझे। तो ये 3 सरकार के क्या होते हैं, अंग होते हैं, समझे। अब न्यायपालिका स्वतंत्रता है, किसी का अधीन काम नहीं करता, विधायिका कार्यपालिका का अधीन काम करता है, समझ गए। तो सॉरी जो कार्यपालिका है वो विधायिका का अधीन काम करता है, यानी जो भी ये कानून विधायिका बनाएगा कार्यपालिका उसी चीज़ को लागू करवाएगा, समझ गए। तो कार्यपालिका विधायिका के अधीन काम करता है। बात समझे कि नहीं समझे। तो कहने का मतलब क्या है कि सरकार के प्राय 3 अंग होते हैं, विधायिका जो कानून बनाता है, कार्यपालिका जो कानून को लागू करवाता है, न्यायपालिका जो जब कोई कानून बना है उसको अच्छा से किसी को लाभ नहीं मिला तो उस पर न्याय दिलाता है, समझ गए। सरकार का यह भी दायित्व है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, समझे। सरकार का यह भी दायित्व, तब ना सरकारी हॉस्पिटल एम्स वगैरह खुलता है, तो सरकार का यह भी दायित्व होता है कि सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। तब प्राकृतिक विपदा घिरती है, जैसे सुनामी, भूकंप आए तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करते हैं। विपक्ष नहीं, बहुत कम में आएगा, सरकार को ही में योगदान होता है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं, न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। सरकार के मुख्य 3 अंग है, कौन कौन, तो आपका कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखिए सरकार नियम बनाती है तो विधायिका हो गया, लागू करवाती है तो कार्यपालिका हो गया, तथा कोई विवाद होने पर न्याय तो न्यायपालिका भी देती है। तो याद रखिएगा सरकार नियम भी बनाती है तो उसे विधायिका कहते हैं, लागू करवाती है कार्यपालिका कहते हैं, और कोई विवाद होने पर न्याय होता है न्यायपालिका भी कहते हैं। अब देखिए लोकतंत्र में याद रखिए कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। R.K. लक्ष्मण ने ये बात कहा हुआ है। अब देखिए सरकार के कई स्तर पर होते हैं, समझ गए। तो मुख्य रूप से 3 स्तर पर है। जैसे एक स्थानीय स्तर में 2 आता है, एक हो गया आपका ग्राम पंचायत जो गांव में होता है, और नगर पालिका आपका शहर के लिए होता है, समझ गए। तो पहला जो सबसे निचला स्तर होता है सरकार का वो स्थानीय स्तर पर होता है, ग्राम पंचायत या नगर पालिका। ग्राम पंचायत आपके हो गया कहाँ पे, तो गांव के लिए, और नगर पालिका शहर के लिए, समझे, गांव या शहर मोहल्ले में, समझे।
अब देखिए राज्य स्तर पर राज्य सरकार होता है जो पूरे राज्य पर शासन करता है, और राष्ट्रीय स्तर पर आपका जो सरकार होता है उसे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार जो पूरे देश पर शासन। अब देखिए नगर पालिका भी 3 गो प्रकार होता है, समझ गए, और ग्राम पंचायत का भी 3 प्रकार होता है, समझ गए। तो देखिए 3 स्तर है, ग्राम पंचायत का भी 3 स्तर होता है, समझे। एक होता है आपका, अच्छा आगे हम चर्चा कर देंगे, आपका उस सबसे ऊपर होता है जिला परिषद, तब पंचायत समिति, तब आपका होता है ग्राम सभा, समझ गए। पंचायत बोलते हैं ग्राम पंचायत, तीसरा होता है ग्राम पंचायत 3 गो, इधर होता है नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम, इसका भी 3 प्रकार है। आपको उसका आगे पढ़ना है तो इसको याद रखिएगा। सरकार जैसे मान लीजिए गांव में कोई चीज़ काम करना है तो कौन सरकार करेगा, तो स्थानीय सरकार करेगा। अब देखिए वर्तमान समय में पूछे कितना राज्य है, तो 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 19वां राज्य बना, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया, जिसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, समझ गए, जिससे अब राज्य की संख्या 28 हो गया है। और देखिए पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, जिसमें 2 जरा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख तो 9 हो गया। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दमन द्वीप को समझे एक ही कर दिया गया, सॉरी इसको 2 केंद्र शासित प्रदेश को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया गया, जिससे अभी क्या है कि आपका 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, समझ गए। इसको याद रखिएगा, समझे। दमन द्वीप और एक और क्या नाम है उसका, दोनों को क्या कर दिया, मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिससे क्या हुआ कि अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए सरकार जो कानून बनाती है उस कानून को सभी लोगों को मानने होते हैं, अर्थात जो कानून बनाती है उस कानून को मनवाने के लिए लोगों को बात भी कर सकती है। मान लीजिए आप कोई कानून बनाएगी सरकार, समझे, उसको नहीं मानिएगा तो उस पर दंड भी आपको सरकार दे सकती है। जैसे मान लीजिए आपको कानून बना दी कि आपको 4 व्हीलर गाड़ी या 2 व्हीलर चलाना है, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, नहीं लाइसेंस होगा तो धर के चालानों कटाएगा, समझे कि नहीं समझे। जैसे एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होनी चाहिए, अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाता है पकड़ा जाने पर उसे जुर्माना भरना पड़ता है, समझ गए। अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो न्यायालय जा सकता है, समझ गए। अब देखिए सरकार 2 तरह का होता है, एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, एक होता है राजतांत्रिक सरकार, समझ गए। तो हम लोग का भारत जो है लोकतांत्रिक, जहाँ जनता द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं या जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, 2 तरह का लोकतांत्रिक सरकार होता है, एक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, आगे हम चर्चा करेंगे। तो जो जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है वो लोकतांत्रिक सरकार होती है, जहाँ पर राजा वंशानुक्रम बनते हैं, समझे, तो वो राजतांत्रिक सरकार होती है, समझ गए। ठीक है, सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें बात करने की शक्ति जनता देती है। क्यों जनता देती है, तो देखिए वो चीज़ आपको बताते हैं कि देखिए मान लीजिए कि अब भारत में जो है एक निश्चित समय के लिए सरकार बनती है, समझ गए, 5 साल के लिए। अब उसको डर नहीं रहेगा कि हम अगला बार हम जनता का काम नहीं करेंगे तो हमको हटा देगा, तो उसको बाद चुनाव होता है। और ये सब शक्ति है, यानी कोई निर्णय लेने और ऐसा निर्णय ले लेगा, समझे, जिससे कि लोगों को घाटा होता, अगला बार उसको हरवा देगा, चुनाव में वोट नहीं देगा। तो वही है कि सरकार को निर्णय लेने और कानूनों का पालन करवाने यानी उन्हें अच्छा से करवाने में जनता का क्या होता है, शक्ति होती है, क्योंकि बात करने की शक्ति जनता देती है। क्योंकि लोकतंत्र में लोग ही सरकार को शक्ति देते हैं और लोग ऐसा चुनाव के माध्यम से करते हैं, नहीं चुनाव के माध्यम से वोटिंग करते हैं। 5 साल के बाद तो फिर आइएगा ना, अच्छा से नहीं काम कीजिएगा तो फिर आप हटिएगा, समझे, ये चीज़ याद रखिएगा। लोकतांत्रिक सरकार को जनता सुनती है, समझ गए। लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जनता के बातों को सुनती है, क्योंकि जनता ही उसको चुनकर भेजती है। और एक दूसरी तरफ सरकार होती है जिसे राजतंत्रीय सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। ये जनता की बात बहुत कम सुनती है, इसे निरंकुश शासक कहते हैं, यानी जो उसके मन में आएगा, जो उसके आसपास के होंगे, जो उनको जो चीज़ बोलेंगे वो चीज़ करेंगे। और देखिए राजतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति भी राजा के पास यानी उसी के पास होती है, राजा या रानी के पास। लोकतांत्रिक सरकार को अपने निर्णयों और उठाए गए कदमों का आधार बताना होगा और सफाई देनी होगी। यानी मान लीजिए आप कोई नियम कानून बना रहे हैं तो जनता के सामने उसका सफाई भी देना होगा कि इससे ये फायदा है, इससे ये चीज़ होने वाला है, समझे कि नहीं समझे। तो जनता विरोध करता है, हड़ताल वगैरह करेगा तो आपको चेंज भी करना होगा। जैसे किसान कानून सुने होंगे तो बहुत दिन बाद रिटर्न भी कर दिया गया था। जबकि राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, नहीं अपने निर्णय को सफाई देनी पड़ती है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है, अर्थात लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। देखिए भारत की लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जैसे प्रधानमंत्री जो बनता है तो हम लोग तो सांसद को ना चुनते हैं, फिर सांसद उस प्रधानमंत्री को चुनता है, समझे।
तो भारत में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में हम क्या सरकार बनाने में हम सीधे भाग नहीं लेते हैं, हम तो प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो प्रतिनिधि सरकार को चुनता है। सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और यह प्रतिनिधि सरकार बनाती है। समझ गए, जैसे हम लोग सांसद को चुने, सांसद फिर क्या करता है कि प्रधानमंत्री चुनता है। जैसे राज्य स्तर पर आइएगा, समझे, तो हम लोग विधायक को चुनते हैं, विधायक मुख्यमंत्री को बनाता है। समझ गए। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो जनता सीधे भाग लेता है, जैसे स्विट्जरलैंड का है, समझे, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधि सरकार बनाती है। समझ गए। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान, फर्स्ट वर्ल्ड वार 14 से 18 याद रखिएगा, जिसे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं, यानी जो आंदोलन हुआ था, समझे, उससे महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफरेज मूवमेंट कहते हैं। सफरेज मूवमेंट, सफरेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार। और देखिए, न्यूजीलैंड महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला पहला देश था जो 1893 में दिया था। सेकेंड में था ऑस्ट्रेलिया, समझे, और अमेरिका में 1920 में और इंग्लैंड में 1928 में। याद है। भारत में पूछेगा 26 नवंबर 1949 से यहाँ लागू हो गया था वोट देने का अधिकार महिला वाला सब। अब देखिए कुछ क्वेश्चन है, बताइएगा कि इसका कौन आंसर होगा। जैसे सरकार में कौन सा सरकार क्या चीज़ पर निर्णय लेगा। जैसे देखिए आपका है कि भारत सरकार का रूस के साथ मैत्रिक संबंध लेने का निर्णय तो कौन सरकार करेगा, स्थानीय सरकार की, राज्य सरकार की, राष्ट्रीय सरकार। तो आपको पता है कि भारत सरकार जो है केंद्र स्तर पर ये सब जितना भी काम करेगा कौन करेगा, तो आपको राष्ट्रीय सरकार करेगा। पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा लेने का ये कौन करेगा, तो ये राज्य सरकार करेगा। समझ गए, क्योंकि ये राज्य का मामला है। डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच नई रेल सेवा शुरू करने के निर्णय, तो देखिए रेल वाला जो चीज़ होता है वो केंद्र के पास होता है, तो केंद्र सरकार करेगा। समझ गए। आगे है कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं का स्थान चुनने का निर्णय, तो ये कौन लेगा आपका, तो ये स्थानीय सरकार लेगा। कौन लेगा। अगला है पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने के निर्णय, तो देखिए ये नगर पालिका का क्षेत्र है। समझ गए, ये किसका क्षेत्र है, नगर पालिका का क्षेत्र है, इसीलिए भी स्थानीय में आएगा। समझ गए, नगर निगम का है वो स्थानीय में ही आगे है हरियाणा सरकार चाहे किसानों को मुफ्त बिजली दें, ये राज्य सरकार है, ये राज्य का मामला है। उसके बाद है कि 1000 रुपये का नया नोट कर दे, एक केंद्र का मामला, एक केंद्र में आएगा। समझ गए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन किसको कंट्रोल करता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 जो लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व है। समझ गए। अब देखिए लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य तत्व क्या होना चाहिए, लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ होना चाहिए, समानता होना चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। समझ गए, मतलब भारत के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, बंधुत्व, ये सब चीज़ होना चाहिए। समझ गया। तो लिखा है देखिए, क्योंकि सबसे जरूरी चीज़ है कि समानता होना चाहिए और समानता के साथ न्याय जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप समानता का नियम लगा दिया किसी को न्याय न मिले, समझे, तो ये भी गलत बात है। समानता जहाँ होगा वहाँ न्याय शब्द आपको आना ही आना है, क्योंकि समानता जब देश बना तो सभी धर्म को एक समान मानना था। जब संविधान बना था क्या सबको एक समान माना गया, सभी जाति धर्म को नहीं, तो न्याय तब ना न्याय के लिए जाएगा। तो समानता है तो वहाँ न्याय आपको शब्द लाना ही होगा। समझ गए। तो देखिए हम लोग जो चैप्टर 4 है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, समझ गए। देखिए लिखा हुआ है इसमें कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत जिसे गोरे कहते हैं, अश्वेत जिसे काले कहते हैं, जो वहाँ के मूल निवासी थे अश्वेत, और जो श्वेत थे जो इंग्लैंड जो बाहर से आए थे, जो उस पर शासन करते थे, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला जिसे भारतीय कहते हैं, तो भारतीय भी थे, समझे, जो सांवले थे, काले थे वहाँ के मूल निवासी, और गोरे थे जो वहाँ पर आकर शासन करते थे। समझ गए। तो दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, अश्वेत और जिनकी त्वचा का रंग सांवले। रजिस्टर को स्क्रैम बुक का रजिस्टर मतलब जिसमें फोटो चिपका कर पहले का रखते हैं उसको स्क्रैम बुक कहते हैं। देखिए दक्षिण अफ्रीका के 3 राजधानी है पूछेगा, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका की जो विधायी राजधानी है, समझ गए, विधायिका वाला राजधानी है वो केप टाउन है। समझ गए। दक्षिण अफ्रीका का जो प्रशासनिक राजधानी है वो प्रिटोरिया है, और दक्षिण अफ्रीका का जो न्यायिक राजधानी है वो ब्लामफोंटेन है। समझ गए, इसको याद रखिएगा। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून था। रंगभेद कानून मतलब क्या हुआ कि रंग के आधार पर उनके साथ कानून था कि वो वाइट है तो इस पर ये कानून नहीं लगेगा, काला है तो इस पर ये कानून लगेगा। समझ गए। तो दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद कानून था। रंगभेद का मतलब त्वचा यानी चमड़ी के आधार पर भेदभाव करना। रंगभेद कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत एवं भारतीय सांवले एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते थे, यानी एक दूसरे के साथ भी नहीं रह सकते। अश्वेत के लिए अलग एयरपोर्ट था, मतलब अलग बस स्टैंड था,
तो मतलब श्वेत के लिए तो अश्वेत के लिए अलग बेस्ट है, यानी उनके साथ कोई रिलेशन, उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, ऐसा वहाँ नीति था। वही लिखा है, रंगभेद कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत एवं भारतीय सांवले एक दूसरे से संबंध नहीं बना सकते हैं, अर्थात न तो विभिन्न प्रजाति के लोग एक दूसरे के आसपास रह सकते हैं और न ही आम सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। यानी हॉस्पिटल भी अलग, श्वेत के लिए अलग हॉस्पिटल, अश्वेत के लिए अलग हॉस्पिटल, अश्वेत को जमीन नहीं दिया जाता था, यानी बहुत ज़्यादा शोषण था चमड़ी के आधार पर, यानी रंगभेद के आधार पर, समझ गए। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड, हॉस्पिटल इत्यादि अलग थे, ये दोनों के लिए अलग अलग थे। अश्वेत लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। इससे पता चलता था कि अश्वेत लोग एवं भारतीय लोग को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, इसके साथ भेदभाव भी था, समझ गए। अब देखिए, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सावेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। जुलू, दक्षिण पूछेगा जुलू क्या है, तो जुलू दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय, जैसे भोजपुरी यहाँ का स्थानीय भाषा है, तो जुलू दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय भाषा। अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया और 1994 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा, समझ गए। अब सभी सरकार को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में यह अवधि 5 साल के लिए, कोई भी सरकार लोकतांत्रिक होगा उसको एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा, समझे। उसके बाद उसको हटा दिया जाता है, फिर चुनाव जीतिए लड़िए। लोकतांत्रिक सरकार एक निश्चित निश्चित समय के लिए बनती है, जिसमें चुनाव नियमित होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यानी हर 5 वर्ष पर चुनाव होगा तो सरकार को भी डर रहेगा कि हम काम नहीं करेंगे तो अगला बार हमको हरवा देगा, समझ गए। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी के कई साधन है। जैसे मान लीजिए कि अब कोई आपका बात नहीं मान रहा है, सरकार मनमानी काम कर रहा है, तो क्या करते हैं लोकतंत्र में, लोग हड़ताल करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जुलूस निकालते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। तो लोकतांत्रिक सरकार में लोगों के भागीदारी के कई और साधन हैं, जैसे प्रदर्शन करना, चुनाव तो है ही, समझ गए, चुनाव तो आपका है ही, चुनाव के द्वारा। लेकिन मान लीजिए चुनाव हो गया, 5 साल में सरकार गलत कानून बना रही है, तो लोग क्या करते हैं, प्रदर्शन भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, हड़ताल भी करते हैं। ये सब मौलिक अधिकार में है, आपको समझे। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। एक कानून सरकार एवं लोगों के लिए है जो सबको मान्य होते हैं, कोई भी विवाद का समाधान इन्हीं कानून के आधार पर होता है। अब देखिए लिखा है, जैसे आप पढ़े होंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल जो है, समझे, तीनों के बीच, जैसे दुई कर्नाटक और तमिलनाडु दे, केरल भी दे दे, केरल को भी सम्मिलित किया गया है, में कावेरी जल विवाद होता है, समझ गए, कि जल का ज़्यादा खपत। जैसे मान लीजिए कर्नाटक आपका क्या है, ऊपर है, समझे, तो वो क्या करता है कि ज़्यादा जल का यूज कर लेता है, वो बांध बना दिया है कृष्ण राजा सागर बांध, समझे, जिससे पानी वो छोड़वे नहीं करता है। जैसे तमिलनाडु के लोगों को जो मेटर बांध है उसमें पानी ही नहीं आता है, समझ गया। तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी के जो जल विवाद है, समझे, तो इस पर निर्णय लिया गया, इतना पानी आपको छोड़ना है। लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य विचार है न्याय और समानता। देखिए आपको बताया है कि समानता तो एकदम होना चाहिए, कि आप सभी धर्म को एक समान मान रहे हैं, आपको नहीं अति कर रहा है तो उसमें न्याय भी उसको मिलना चाहिए। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं करते, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, यानी एक के बिना दूसरा अधूरा है। मान लीजिए समानता का नियम लगा दिए और न्याय ही नहीं मिले तो फिर कोई काम का है नहीं। चलिए अब चैप्टर हम लोग 5 पढ़ते हैं। देखिए चैप्टर 5 है जो पंचायती राज है। आप लोग जानते हैं कि राज्य स्तर पर हम लोग राज्य सरकार को पढ़ते हैं, केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार को पढ़ते हैं, पंचायती स्तर पर हम लोग पंचायती राज पढ़ते हैं। पंचायती राज समझे, स्थानीय स्तर पर, या उसी को नगर पालिका आपका शहर के लिए हो गया, समझ गए। देखिए ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति की सभा होती है। देखिए ग्राम सभा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई चुनता है, स्थानीय स्तर पर पंचायत में चुनाव होता है, तो उसके बाद एक ग्राम सभा होता है, उसमें निर्णय लिया जाता है, इसमें सभी व्यक्ति भाग लेते हैं, जो वोट देने का अधिकार है, तो लोग भाग लेते हैं और लोग निर्णय लेते हैं कि जैसे कोई समस्या होता है गांव का, उस समस्या पर चर्चा किया जाता है, समझ गए। तो ग्राम सभा पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति की सभा होती है। एक पंचायत में 1 या 2 से अधिक गांव हो सकता है। देखिए एक पंचायत जो है एक ही गांव से भी बन सकता है या 1 से अधिक गांव के लिए बन सकता है। यहाँ पूछेगा कि हर गांव का एक पंचायत होता है, तो बोलिएगा नहीं, हर गांव का एक पंचायत नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि एक गांव का भी एक पंचायत हो सकता है या 1 से अधिक गांवों का भी पंचायत हो सकता है। तो एक पंचायत 1 या 1 से अधिक गांव का हो सकता है। ग्राम सभा का सदस्य वही हो सकता है जिसकी आयु 18 साल हो गई हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो, जिसका नाम गांव के मतदाता सूची में, वही ग्राम सभा में भाग ले सकता है। अब देखिए ग्राम पंचायत कई वार्डों क्षेत्रों से मतलब बटा होता है या मिलकर बनता है। जैसे मान लीजिए कोई भी गांव होगा, देखिए उसका वार्ड में बटा होगा, समझे, उसका पंचायत जो होगा कई वार्डों में, या शहर में जाइएगा, समझे, तो वो वार्ड के रूप में क्या होता है, बटा हुआ रहता है, समझ गए। तो एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, समझे, वार्ड छोटा क्षेत्र होता है, से मिलकर बनता है या
बोल सकते हैं वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि होता है जिसे वार्ड सदस्य कहते हैं। बिहार में प्रत्येक वार्ड का जो अपना उसका प्रतिनिधि होता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, वार्ड सदस्य कहते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। बिहार में देखिए और जगह इसको सरपंच भी कहते हैं। देखिए सरपंच कहाँ कहते हैं, जैसे वहाँ पर मुखिया का पोस्ट नहीं है, जैसे आपका पंजाब हो गया, राजस्थान हुआ, तो वहाँ पर सरपंच ही मतलब वो कचहरी वाला भी काम करता है, न्यायालय का भी, और इधर ग्राम सभा वाला, इसीलिए वहाँ सरपंच ही दोनों का। बिहार में ऐसा नहीं है, बिहार में दोनों बंटवारा कर दिया गया है। तो ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है वो मुखिया होता है बिहार में। ग्राम कचहरी का जो प्रधान होगा वो सरपंच होता है, समझ गए। ग्राम कचहरी ग्रामीण स्तर पर न्यायालय का सबसे छोटा व्यवस्था होता है, समझ गए। तो ग्राम कचहरी का प्रधान पूछेगा तो सरपंच, और ग्राम पंचायत का प्रधान पूछेगा तो मुखिया होता है, समझ गए। अब देखिए ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी, यानी ग्राम स्तर पर जो न्यायपालिका की जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग ग्राम कचहरी कहते हैं, समझ गए। यानी ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को हम लोग ग्राम कचहरी कहते हैं। जहाँ पर ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी एक ही होता है, जहाँ जिस राज्य में, समझे, मतलब जहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी एक ही होता है वहाँ दोनों का प्रधान सरपंच होता है, समझ गए। वहीं वहाँ मुखिया का पोस्ट नहीं होता है, सरपंच ही होता है, इसको याद रखिएगा। जहाँ पर ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी एक ही होता है वहाँ दोनों का प्रधान कौन होता है, सरपंच। यानी ग्राम कचहरी और ग्राम पंचायत दोनों का प्रधान कौन होगा, सरपंच होगा। वार्ड सदस्य, समझे, वार्ड सदस्य मिलकर उप मुखिया का निर्माण करते हैं, यानी वार्ड सदस्य मिलकर उप मुखिया को चुनते हैं, एवं मुखिया मिलकर, यानी वार्ड सदस्य एवं मुखिया मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करता है, समझ गए। यह गठन 5 सालों के लिए होता है। बैठक के 5 साल कब से जुड़ाएगा, तो बैठक जिस दिन से हुआ है पहला ग्राम सभा का उस दिन से लेकर आपका 5 साल तक ये क्या होता है, कार्य समय होता है, समझ गए। अब देखिए ग्राम पंचायत का गठन जो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में पूछेगा, अनुच्छेद कितने में ग्राम पंचायत का गठन है, तो अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है, जिसे पंचायत सचिव कहते हैं, समझ गए। आप लोग देखे होंगे जो सीरियल है आपका फुलेरा, समझ गए। तो पंचायत जो आपका है फुलेरा गांव पर आधारित है पंचायत, तो वो जो आपके सचिव साहब रहते हैं वही पंचायत सचिव है, समझ गए। जो इसका बहाली चुनाव द्वारा नहीं होता है, इसका बिहार सरकार, जैसे बिहार एसएससी का एग्जाम लेकर बिहार में वो उसका बहाली होता है, वो सरकार बहाली करती है, सरकार का वो अधिकारी है, समझ गए। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का सचिव होता है, समझ गए, जिसे पंचायत सचिव कहते हैं, इसको याद रखिएगा। पंचायत सचिव का चुनाव नहीं होता है बल्कि ये सरकार द्वारा नियुक्त होता है। पंचायत सचिव का काम है ग्राम सभा का बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए उसका रिकॉर्ड रखना, उसको लिखना होता है क्या क्या हुआ है, समझ गए। अब देखिए चेक डैम का अर्थ होता है छोटे छोटे बांध का निर्माण करना। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्व। मान लीजिए कोई ग्राम सभा होता है तो कोई गलत कुछ हो गया है, किसी को मान लीजिए इंदिरा आवास मिल गया है, गलत तरीका से उसको नहीं मिलना चाहिए, तो वहाँ चर्चा होता है, फिर उस पर होता है। तो ग्राम सभा जो होता है वो गांव के हित में अच्छा काम करती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोक सकती है, साथ ही पैसा का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसकी भी निगरानी रखती है। अर्थात ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधि पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार और जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण। ग्राम सभा बैठक होगा, सब गांव के लोगों में कुछ गलत होगा तो चर्चा करते हैं। अब देखिए ग्राम पंचायत का जो कार्य होता है तो सड़क, नालियाँ, स्कूल, भवनों, पानी के स्रोत और अन्य सार्वजनिक उपयोगी के निर्माण, जैसे घाट हुआ गया, समझ गए। 100 मुर्दा घर होता है, समझे, यानी शमशान घाट का बनवाना, समझे, तो ये सब करवाता है। पानी के स्रोत हो गया, चापाकल, ये सब अन्य सार्वजनिक उपयोग के निर्माण हम रख रखाव करते हैं। दूसरा है स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, समझ गए। जो भी टैक्स वगैरह है, जैसे बाजार उजार का जो पड़ती ज़मीन है सरकार का, उस पर टैक्स वगैरह लगाते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना को लागू करना, समझे, जैसे मनरेगा कार्य हो गया, ये सब लागू करता है। तो ये ग्राम पंचायत के जो आय का स्रोत होता है सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान है, पंचायत कर है जो कर वगैरह लगाती है, टैक्स वगैरह, और सार्वजनिक भूमि को पट्टे पर देकर धन एकत्रित करना। जो सरकार का भूमि है उसको पट्टा पर देकर कोई खेती करेगा उसको। अब लिखा है कुछ राज्यों में ग्राम सभा पंचायत के काम करवाने के लिए समिति बनाती है, जिसे निर्माण, देखिए बिहार में भी बनता है निर्माण समिति, जिसमें मुखिया होता है, उसके बाद आपका
ग्राम सभा के सदस्य लोग भी होते हैं। अगले निर्माण समिति के सदस्य के रूप में ग्राम सभा के सदस्य, मुखिया, वार्ड सदस्य, सचिव आदि होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, समझ गए। ग्राम पंचायत, समझ गए, ग्राम स्तर पर जिसका प्रधान मुखिया होता है। पंचायत समिति जो प्रखंड स्तर पर होता है, जिसका मुखिया प्रमुख होता है। और जिला परिषद, समझे, जिला स्तर पर होता है, जिसका अध्यक्ष चेयरमैन होता है, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा कि पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत, समझे, जिसका कौन होता है, मुखिया ग्राम स्तर पर। पंचायत समिति प्रमुख होते हैं, इसके प्रमुख, समझे, जो प्रखंड स्तर पर अध्यक्ष बोल सकते हैं, प्रधान बोल सकते हैं। जिला परिषद जिला स्तर पर होता है और जिसका अध्यक्ष कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे गांव का प्रशासन, चैप्टर 6 है गांव का प्रशासन, समझ गए। अब देखिए लिखा है गांव का प्रशासन पुलिस थाने के पास होता है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण। गांव का प्रशासन, गांव का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है, समझ गए। तो गांव का प्रशासन पुलिस थाने के पास होता है। हर पुलिस थाने में का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुए चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट यानी FIR इसी थाने में लिखवा सकते हैं और वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है। जमीन, अब देखिए दूसरा है जमीन को मापने और उसका रिकॉर्ड रखना। पटवारी या इसी को हम लोग हल्का कर्मचारी या गाँव में हम लोग कर्मचारी बोलते हैं, समझ गए, या इसी को लेखापाल कहते हैं, का मुख्य काम होता है। तो कहेगा कि जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना किसका काम होता है, तो बिहार में उसको हल्का कर्मचारी या सिर्फ कर्मचारी या पटवारी, आपको यूपी वगैरह में बोला जाता है, या लेखापाल भी कहते हैं, समझ गया। तो जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी या कर्मचारी या हल्का कर्मचारी भी कहते हैं, समझे, का मुख्य काम होता है। पटवारी राजस्व विभाग में ग्राम स्तर पर का अधिकारी होता है, समझ गए। तो चाहे ग्राम स्तर पर राजस्व विभाग का अधिकारी कौन होता है, तो पटवारी या आप बोल सकते हैं हल्का कर्मचारी, ये सब बोल सकते हैं, समझ गए। आज जैसे देखिए आप ग्राम स्तर पर आपका हल्का कर्मचारी हो गया, कर्मचारी आपका प्रखंड स्तर पर आपका CO होता है, अंचलाधिकारी जिसे बोलते हैं। फिर उसके बाद अनुमंडल स्तर पर आपका SDM होता है, समझ गए। और उसके बाद आपका जिला लेवल पर आपका जिलाधिकारी होता है, इसको याद रखिएगा, समझ गए। तो पटवारी को कहीं लेखापाल, तो कहीं हल्का कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। खेत नापने के लिए लंबी लोहे की जंजीर को जरीब कहते हैं, पूछ देगा। खेत नापने के लिए जो जंजीर होता है ना, जो नहीं नापता है, उसे जरीब कहते हैं, जरीब। कि भारत सरकार ने देश भर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सफाई को बढ़ावा देने के लिए 2 अक्टूबर 1914 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। और देखिए जिला स्तर पर राजस्व अधिकारी जिला अधिकारी होते हैं। अनुमंडल स्तर पर SDM होते हैं, यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बोल सकते हैं। प्रखंड स्तर पर आपका, उसके बाद प्रखंड स्तर में यहाँ SDO होगा, गलत लिखा गया SDO, समझे। तथा ग्राम स्तर पर कर्मचारी, हल्का कर्मचारी बोलते हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया। अब देखिए कानून है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार हिंदू परिवार के बेटे और बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा होगा। 2005 में नियम आया कि कोई बेटी अपनी पिता के से ज़मीन लेना चाहती है तो उसको मिलेगा, समझ गए। लेकिन बहुत लोग नहीं लेते हैं, बिहार में तो ये चलता नहीं है। यह कानून सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश को मानना है। अब देखिए गाँव का प्रशासन का मुख्य कार्य होता है कानून व्यवस्था बनाए रखना और जमीन के अभिलेख की व्यवस्था करना, नक्शा जिसे बोलते हैं। अब हम चैप्टर 7 में आते हैं नगर प्रशासन। लिखा है कि शहरों में भी जनसंख्या के आधार पर प्रशासन का निर्माण किया जाता है, समझे। प्रशासन का यानी बोल सकते हैं जैसे बड़े शहरों के लिए नगर निगम होता है, निगम कर लीजिए, नियम लिखा गया है, समझे, लिख लीजिएगा नगर निगम। छोटे शहरों के लिए नगर परिषद जिसे नगर पालिका कहते हैं, और कस्बाई शहरों के लिए नगर पंचायत होता है, समझ गए। याद रखिएगा बिहार में कोई महानगर नहीं है। वर्तमान समय बिहार में 19 क्या है, नगर निगम है, समझ गए। मोतिहारी भी नगर निगम हो गया, मुजफ्फरपुर तो पहले से था, पटना सबसे पुराना नगर निगम है, सहरसा नगर निगम हो गया, इधर नया बना है सब। देखिए नगर पंचायत के लिए 12,000 से 40,000 जनसंख्या होगी तो नगर पंचायत का निर्माण कर दिया जाता है, समझ गए, जो शहर के क्षेत्र में आता है। तो 12,000 से 40,000 जनसंख्या होगी तो उसे नगर पंचायत में जोड़ते हैं। नगर परिषद के लिए 40,000 से 2 लाख जनसंख्या होनी चाहिए, समझ गए। नगर परिषद के लिए 40,000 से 2 लाख जनसंख्या होना चाहिए। और नगर निगम के लिए 2 लाख से 10 लाख के बीच, मतलब 2 लाख से अधिक, समझे। और 10 लाख से अधिक होता है तो 10 लाख से अधिक होने पर उसे महानगर की उपाधि दिया जा सकता है। डिपेंड करता है वहाँ के शासन व्यवस्था पर, समझ। पटना का तो 10 लाख से प्लस हो गया, 26-27 लाख। तो महानगर के लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या महानगर में बसती है, समझ गए। तो इसको याद रखिएगा 12,000 से 40,000 नगर पंचायत, 40,000 से 2 लाख
नगर परिषद, 2 लाख से ऊपर नगर निगम होता है, 10 लाख से ऊपर महानगर का होता है। भारत का पहला नगर निगम मद्रास था, जो तो वही बिहार का पटना नगर निगम है, जिसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। नगर निगम का अध्यक्ष एवं सभापति मेयर या इसी को महापौर कहते हैं, जो पहला व्यक्ति होता है नगर का, समझ गए। नगर निगम कई वार्डों में बटा होता है, सभी वार्डों के एक एक व्यक्ति चुनकर आते हैं प्रतिनिधि के रूप में, जिसे वार्ड पार्षद कहते हैं। सभी वार्ड पार्षदों का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। नगर निगम के प्रशासन के लिए एक नगर आयुक्त होता है, जो आमतौर पर भारतीय प्रशासन से IAS रैंक का अधिकारी होता है, जो नगर आयुक्त होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासक उसको देखने वाला होता है। 1940 ईस्वी में सूरत में भयंकर प्लेग फैला था। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर के केवल 25 से 30% ही आते, संपत्ति कर के रूप में 25 से 30%। अब देखिए नगर निगम हो गया, नगर परिषद का वो भी है, उसका भी वैसे ही, उसका अध्यक्ष को हम लोग चेयरमैन कहते हैं, समझ गए। और उसके बाद आपका प्रखंड स्तर पर उसको मुख्य पार्षद कहा जाता है, समझ गए। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सेम वही चीज़ है, उसका भी वैसे ही व्यवस्था होता है। अब आते हैं हम लोग चैप्टर 8 जो लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका यानी रोजगार। लिखा है हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में आजीविका मतलब कमाने के क्या क्या स्रोत है, समझ गए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका कृषि पशुपालन है, समझे, या मछली पालन ये सब करते हैं जो लोग। तो हमारे देश में ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% जो है खेतिहर मजदूर। खेतिहर मजदूर का मतलब है जिसके पास खुद कृषि करने के लिए ज़मीन नहीं है। खेतिहर मजदूर का मतलब है जिनके पास कृषि करने के लिए ज़मीन नहीं है। भारत में 80% छोटे किसान है तथा 20% बड़े किसान है। छोटे किसान करने का मतलब हुआ कि उनके पास ज़मीन है लेकिन जितना आवश्यकता है उतना उनके पास ज़मीन नहीं है, और 80% इनके पास पर्याप्त ज़मीन है। तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नागालैंड की सीधुनुमा खेती चावल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मछुआरों की खास तरह की छोटी नाव को हम लोग कैटामैरिन कहते हैं, समझ गए, कैटामैरिन कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपनी आजीविका मुख्य रूप से खेती बाड़ी, पशुपालन, मछली पालन, समझ गए, मछली पकड़ के गाँव में हस्तशिल्प यानी कुछ कुछ बनाकर, समझ गए, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन इसी से करते हैं। अब चैप्टर 9 में आते हैं हम लोग शहरी क्षेत्र में आजीविका रोजगार। तो देखिए शहर में गांव से आए लोग रिक्शा चलाकर फैक्ट्री में काम करके अपना आजीविका चलाते हैं। हमारे देश में शहरी इलाके में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेले पर सामान बेचते हैं। सिले सिलाए कपड़ों को रेडीमेड कपड़ा कहा जाता है। जहाँ मजदूर दिहाड़ी पर काम करते हैं और एक जगह पर इकट्ठा, देखते हैं शहर में एक जगह पर बहुत लोग मजदूर लोग क्या आते हैं, सुबह सुबह इकट्ठा रहेंगे और जो लोग का काम होगा उनको ले जाते हैं, उन्हें दिहाड़ी मजदूर कहते हैं। और चौक जो होगा उसे लेबर चौक बोलते हैं, समझ गए। तो लेबर चौक किसे कहते हैं, दिहाड़ी मजदूर जहाँ इकट्ठा होते हैं उसे क्या कहते हैं, वो दिन पर 1 दिन के लिए काम कर, हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, इसीलिए उनको लेबर चौक। तो लेबर चौक पूछे क्या, तो दिहाड़ी मजदूर एक चौक पर इकट्ठा होते हैं, समझे, उसे हम लोग क्या करते हैं, लेबर चौक कहते हैं। बिजली से चलने वाले करघों को पावर लूम कहते हैं, समझ गए, यानी कपड़ा बनाने वाला जो होता है। मार्केटिंग मैनेजर को विपणन प्रबंधक भी कहते हैं, विपणन मार्केट को बोला जाता है हिंदी में। शहर के विभिन्न भागों में आने जाने वाले विक्रेता को सेल्समैन कहते हैं, जो दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। सेल्समैन हर कंपनी का होता है जो ऑर्डर वगैरह लेता है और पैसा लेता है, समझ गए। अस्थायी का देखिए, अब एक होता है कर्मचारी, एक अस्थायी होता है, एक अस्थायी होता है। शहर में बहुत लोग अस्थायी रूप से भी काम करते हैं। अस्थायी जॉब करना पैसा भी कम देता है और उसमें आपको बहुत सारी सुविधाओं नहीं मिलेगा, जैसे छुट्टी नहीं मिलेगा, काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा, पैसा भी कम मिलेगा, समझे। तो अस्थायी कर्मचारी होने से नियमित तनख्वाह आपको मिलेगा तथा नौकरी लंबी समय तक रहेगा। अस्थायी जॉब है तो कोई ठीक नहीं, काम है तो आपको मिलेगा, काम नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, समझ लीजिए। दिहाड़ी मजदूर है, काम है तो मिला, नहीं काम है तो फिर नहीं मिलेगा। अस्थायी कर्मचारी होने से निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए आपको बचत, यानी आपको क्या मिलता है कि जो रिटायरमेंट मिलता है वो भी मिलता है, समझ गए। यानी इसकी मतलब आप ही के तनख्वाह से, समझे, मतलब तनख्वाह का एक भाग जो PF के रूप में कटता है तो सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत को ब्याज जोड़कर जब भी वे सेवानिवृत्त यानी रिटायर होते हैं तो वो पैसा आपको रिटायरमेंट जिससे बोलते हैं, समझ गए। छुट्टी भी है, इतवार को भी छुट्टी रहेगा और राष्ट्रीय त्यौहार का छुट्टी रहता है। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश CL भी आप ले सकते हैं। परिवार के लिए भी चिकित्सीय सुविधा आपको भी और आपके मेडिकल फैसिलिटी मिलता है। वर्तमान समय शहरों में कॉल सेंटर, मॉल इत्यादि में रोजगार का नया क्षेत्र हुआ है, मतलब मॉल वगैरह में लोग काम कर रहे हैं, समझे, ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं। ये सब क्या है, शहर के रोजगार के केंद्र है। क्लास 6 का आपका खत्म हो गया। अब 7, 8, 9, 10 का बहुत जल्दी 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बहुत जल्दी करवा देंगे। थैंक यू।